कितनी बार कहूँ आपको, आप दोनों मेरे माँ बाप नहीं हो और मैं कोई बच्ची नहीं हूँ। मेरे तो 2 बच्चे हैं जो मुंबई में रहते हैं। अरे गवार लोगों, मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? मैं बच्ची नहीं हूँ, मेरे तो 2 बच्चे हैं और मैं एक अरबपति औरत हूँ। ये बच्ची पागल है। अरे गवार लोगों, मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? हे भगवान, मैं कहाँ पागलों के बीच फंस गई? डीएम साहिबा, आप ही समझाइए इन गवार लोगों को। मैं तो समझा कर थक गई। मैं कोई बच्ची नहीं हूँ, मेरा पुनर्जन्म हुआ हैगा। अपने बच्चे को जन्म देते वक्त मेरी मृत्यु हो गई थी। डीएम साहिबा, मेरी बात का यकीन करो, मेरा नाम करीना, पर पता नहीं ये गवार लोग मुझे कैसे फंसा रहे हैं। बिहार के एक छोटे धूल भरे गांव में एक गरीब मजदूर के घर एक बच्ची का जन्म होता है। जब वह 4 साल की हुई तो उसने अपने माँ बाप से जो कहा सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। उसने कहा, मेरा नाम उर्मिला नहीं, मेरा नाम करीना मित्तल है। मैं तो एक अरबपति हूँ। मैं मित्तल मोटर्स की मालकिन हूँ। मेरे 2 बच्चे हैं और मेरा परिवार मुंबई में रहता है। मैं यहाँ गलती से आ गई हूँ। किसी ने जानबूझकर मेरी हत्या करवाई थी और मैं उसी का बदला लेने आई हूँ। आखिर क्या है इस लड़की की सच्चाई? क्या वह सच बोल रही है या बस झूठी कहानियां बना रही है? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए यह वीडियो शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें, तभी आपको पूरी कहानी समझ में आएगी। और अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। बिहार का वह छोटा सा धूल भरा गांव सूरज की पहली किरण के साथ ही जाग जाता था। यहीं एक टूटी फूटी झोपड़ी में राम भरोस और उसकी पत्नी शांति की दुनिया उनकी 4 साल की बेटी उर्मिला के इर्द गिर्द घूमती थी। उर्मिला, जिसकी बड़ी बड़ी गहरी आंखें हमेशा कुछ खोजती सी लगती थीं, बाकी बच्चों की तरह नहीं थी। वह शांत रहती, बहुत कम बोलती और जब बोलती तो उसकी बातें किसी पहेली की तरह होती। लेकिन उसके चौथे जन्मदिन के ठीक 1 हफ्ते बाद उस झोपड़ी में एक ऐसा तूफान आया जिसने राम भरोस और शांति की दुनिया को हमेशा के लिए हिला कर रख दिया। उस दिन शांति अपनी बेटी को बाजरे की रोटी खिला रही थी। उर्मिला ने एक टुकड़ा मुंह में डाला और फिर अपनी मां की आंखों में झांकते हुए साफ और सधी हुई अंग्रेजी में कहा, मदर, दिस फूड इज सो ब्लैंड। आई मिस द कॉन्टिनेंटल ब्रेकफास्ट एल्फ्रेड यूज्ड टू मेक फॉर मी। शांति के हाथ से रोटी का टुकड़ा छूटकर जमीन पर गिर गया। अंग्रेजी, अल्फ्रेड, कॉन्टिनेंटल ब्रेकफास्ट, ये शब्द तो उसने कभी सुने भी नहीं थे। उसने घबराकर पूछा, क्या बोल रही है बिटिया? उर्मिला ने झुंझलाकर थाली को परे सरका दिया। मैं यहाँ क्या कर रही हूँ? ये मेरा घर नहीं है। मैं मुंबई में रहती हूँ। मेरा नाम करीना मित्तल है, उर्मिला नहीं। उसकी आवाज एक 4 साल की बच्ची की नहीं, बल्कि एक अधिकारपूर्ण महिला की लग रही थी। मेरे पति कुणाल मित्तल हैं, मित्तल मोटर्स के मालिक। उनकी घनी मूंछें हैं और उनके दाहिने गाल पर एक छोटा सा तिल है। मैं एक अरबपति हूँ। मेरी मौत मेरे बेटे वीर को जन्म देते वक्त ग्लोबल हॉस्पिटल में हुई थी। मुझे मेरे कुणाल के पास जाना है। राम भरोस, जो दरवाजे पर खड़ा यह सब सुन रहा था, वहीं पत्थर का हो गया। ये सब क्या था? किसी ने बच्ची पर कुछ कर तो नहीं दिया? वे उसे गांव के ओझा के पास ले गए, मंदिर में मन्नतें मांगी, लेकिन उर्मिला की बातें नहीं बदली। वह दिन ब दिन और अजीब होती जा रही थी। वह अपनी फटी हुई फ्रॉक को देखकर रोती और कहती, मेरे पास गुच्ची और प्राड़ा के डिजाइनर कपड़े थे। वह मिट्टी के घर को देखकर कहती, मेरा एंटीलिया जैसा घर था जिसमें 100 से ज्यादा नौकर काम करते थे। वह धारा प्रवाह अंग्रेजी बोलती, जो उसने कभी किसी से नहीं सीखी थी। वह अक्सर हवा में हाथ घुमाकर अपने काल्पनिक सेक्रेटरी को निर्देश देती, मिस डी सुजा, शेड्यूल माई मीटिंग विद द जापानी डेलीगेट्स। गांव वाले उसे पगली कहने लगे थे, लेकिन राम भरोस और शांति के लिए यह एक कभी न खत्म होने वाला दुस्वप्न था। समय बीतता गया। उर्मिला अब 8 साल की हो चुकी थी। उसकी जिद अब एक जुनून बन चुकी थी। उसने 2 बार घर से मुंबई के लिए भागने की कोशिश की, जिसे गांव वालों ने पकड़ लिया। उसका कहना था कि मित्तल मोटर्स उसकी और कुणाल की खून पसीने की कमाई है, जिसे वे किसी और के हाथों में नहीं जाने दे सकती। जब उसे गांव के स्कूल में डाला गया तो उसने पहले ही दिन हेडमास्टर लाला चंद के होश उड़ा दिए। हेडमास्टर ने जब उससे उसका नाम पूछा तो उसने खड़े होकर आत्मविश्वास से कहा, माई नेम इज करीना मित्तल, को-फाउंडर ऑफ मित्तल मोटर्स, बट फॉर नाउ यू कैन कॉल मी उर्मिला। हेडमास्टर उसकी फर्राटेदार अंग्रेजी और उसके ज्ञान को देखकर दंग रह गए। वह 8वीं कक्षा के गणित के सवाल हल कर देती थी और देश की अर्थव्यवस्था पर ऐसे बात करती जैसे वह कोई विशेषज्ञ हो। एक दिन जब सब्र का बांध टूट गया तो उर्मिला ने हेडमास्टर लाला चंद को अपने ऑफिस में घेर लिया। मास्टर जी, उसने दृढ़ता से कहा, आपको मेरी मदद करनी होगी। मैं जानती हूं कि आप मेरी बातों पर विश्वास नहीं करते, लेकिन अगर आप एक कोशिश नहीं करेंगे तो मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। उसने अपनी पूरी कहानी अपने पति कुणाल, बेटे वीर,
कंपनी की शुरुआत की कहानी और अपनी मौत की रात का हर एक विवरण उन्हें सुनाया। लालाचंद एक पढ़े लिखे और सुलझे हुए इंसान थे। उन्होंने बच्ची की आंखों में एक अजीब सी सच्चाई देखी। उन्होंने एक फैसला किया। उन्होंने मित्तल मोटर्स मुंबई के पते पर एक चिट्ठी लिखी जिसमें उन्होंने उर्मिला की कही हर बात का जिक्र किया। चिट्ठी भेजते वक्त उन्हें खुद भी यकीन नहीं था कि किसी अरबपति के दफ्तर से इस गुमनाम चिट्ठी का कोई जवाब आएगा। लेकिन कहानी में पहला मोड़ तब आया जब 3 हफ्ते बाद गांव के डाकिया ने कांपते हाथों से लालाचंद को एक सरकारी लिफाफा थमाया। उस पर गृह मंत्रालय, बिहार सरकार की मुहर लगी थी। लालाचंद ने घबराते हुए लिफाफा खोला। अंदर एक पत्र था जिसमें लिखा था कि मित्तल मोटर्स ने उनकी चिट्ठी को गंभीरता से लिया है और इस मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए सरकार ने इस केस की जांच के लिए अपनी सबसे तेज तर्रार और काबिल ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट डीएम अंजलि सिंह को नियुक्त किया है। डीएम साहिबा अगले हफ्ते खुद गांव आकर उस बच्ची से मिलेंगी। लालाचंद के माथे पर पसीना आ गया। उन्होंने जो चिंगारी लगाई थी अब वह आग का रूप ले चुकी थी। यह केस अब एक गांव की बच्ची के वहम का नहीं बल्कि एक राष्ट्रीय स्तर की जांच का मामला बन गया था और इस जांच की कमान उस ऑफिसर के हाथ में थी जो रहस्य की परतों को खोलने में माहिर मानी जाती थी। गांव में खबर फैलते ही सन्नाटा पसर गया। अब जो भी सच था वह सामने आने वाला था और इसका अंजाम कुछ भी हो सकता था। डीएम अंजलि सिंह का नाम ही अपराधियों के दिलों में खौफ पैदा करने के लिए काफी था। अपनी पैनी नजरों, तेज दिमाग और किसी भी झूठ को पकड़ लेने की अद्भुत क्षमता के लिए वह पूरे महकमे में जानी जाती थीं। जब उन्हें यह केस सौंपा गया तो पहली नजर में उन्हें यह किसी की शरारत या किसी मानसिक बीमारी का मामला लगा। लेकिन जब उन्होंने मित्तल मोटर्स के सीईओ कुणाल मित्तल के ऑफिस से आए गोपनीय नोट को पढ़ा तो उनकी त्योरियां चढ़ गईं। नोट में लिखा था, बच्ची जिन बातों का जिक्र कर रही है उनमें से कुछ इतनी निजी हैं कि वे केवल मुझे और मेरी स्वर्गीय पत्नी करीना को ही पता थीं। अंजलि सिंह ने अपनी टीम के साथ गांव में प्रवेश किया। 3 जीपों का काफिला जब राम भरोस की झोपड़ी के सामने रुका तो पूरा गांव देखने के लिए उमड़ पड़ा। अंजलि जीप से उतरी। सफेद साड़ी, आंखों पर काला चश्मा और चेहरे पर एक ऐसा आत्मविश्वास जो किसी को भी भयभीत कर दे। झोपड़ी के अंदर शांति और राम भरोस डर से कांप रहे थे। उर्मिला शांत बैठी थी। उसकी आंखों में न कोई डर था न कोई घबराहट। वह तो जैसे इसी दिन का इंतजार कर रही थी। अंजलि ने घर में घुसकर एक नजर चारों तरफ दौड़ाई और फिर उर्मिला के सामने एक स्टूल पर बैठ गईं। उन्होंने अपना चश्मा उतारा। उन्होंने नरम लेकिन सधी हुई आवाज में पूछा, तुम्हारा नाम उर्मिला है? बच्ची ने बिना पलक झपकाए साफ अंग्रेजी में जवाब दिया, मेरा नाम करीना मित्तल है और मैं मानती हूं कि आप यहां मेरी मदद करने के लिए आई हैं, डीएम साहिबा। अंजलि हल्का सा मुस्कुराई। बच्ची की जानकारी और आत्मविश्वास देखने लायक था। ठीक है करीना, अगर तुम करीना हो तो मुझे कुछ सवालों के जवाब दो। तुम और कुणाल पहली बार कहां मिले थे? यह एक ऐसा सवाल था जो अंजलि ने अचानक पूछा था, यह देखने के लिए कि बच्ची कोई घड़ी गढ़ाई कहानी सुना रही है या सच बोल रही है। उर्मिला ने आंखें बंद की जैसे कुछ याद कर रही हो। फिर उसने कहा, हम मुंबई के एक अनाथालय में मिले थे। हम दोनों वहीं पले बड़े। कुणाल मुझसे 2 साल बड़े थे। हम दोनों ने मिलकर एक सपना देखा था, एक ऐसी कार कंपनी बनाने का जो दुनिया पर राज करे। हम दोनों के पास एक भी रुपया नहीं था। अंजलि ने अपने नोटपैड पर कुछ लिखा। यह जानकारी पब्लिक डोमेन में नहीं थी। मित्तल की आधिकारिक बायोग्राफी में लिखा था कि उन्होंने अपनी पढ़ाई लंदन से की थी। यह पहला चौंकाने वाला बिंदु था। कंपनी का नाम मित्तल मोटर्स ही क्यों रखा? मित्तल करीना मोटर्स क्यों नहीं? अंजलि का अगला सवाल एक मनोवैज्ञानिक जाल था। उर्मिला ने तुरंत जवाब दिया, क्योंकि कुणाल हमेशा कहते थे कि मैं इस कंपनी की नींव हूं और नींव कभी दिखाई नहीं देती, वह सिर्फ मजबूती देती है। मित्तल नाम उनका था लेकिन मोटर्स का सपना मेरा था। हमारा एक गुप्त समझौता था। कैसा समझौता? कंपनी के 50% शेयर मेरे नाम पर थे, एक ट्रस्ट के जरिए। यह बात कुणाल, मैं और हमारे वकील मिस्टर आडवाणी के अलावा कोई नहीं जानता था। मेरी मौत के बाद वो शेयर मेरे बेटे वीर के नाम पर ट्रांसफर होने थे जब वह 21 साल का हो जाए। अंजलि के हाथ एक पल के लिए रुक गए। यह $1 अरबों का दावा था। अगर यह सच निकला तो मित्तल मोटर्स के साम्राज्य में भूचाल आ सकता था। तुम कहती हो तुम्हारी मौत बच्चे को जन्म देते वक्त हुई। कौन सा अस्पताल था? डॉक्टर का नाम क्या था? और मौत का सही कारण क्या था? अंजलि ने सवालों की बौछार कर दी। ग्लोबल हॉस्पिटल, मुंबई, डॉक्टर थींडो, अल्मेडा, सब कुछ ठीक चल रहा था। लेकिन डिलीवरी के ठीक बाद जब नर्स ने मुझे एक इंजेक्शन लगाया तो मुझे सांस लेने में तकलीफ होने लगी। मेरा पूरा शरीर अकड़ गया था। मुझे याद है कि मेरे कानों में सिर्फ एक आवाज गूंज रही थी, कोड ब्लू, कोड ब्लू। मुझे एनाफिलेक्टिक शॉक हुआ था।
मुझे पेनिसिलिन से एलर्जी थी और यह बात मेरी फाइल में सबसे ऊपर लाल अक्षरों में लिखी थी। फिर भी मुझे वही इंजेक्शन दिया गया। यह सिर्फ एक मौत नहीं थी, यह एक हत्या का आरोप था। एक 8 साल की बच्ची जो बिहार के एक गांव में बैठी है, मेडिकल लापरवाही या साजिश की इतनी सटीक जानकारी दे रही थी। अंजलि ने आखिरी और सबसे मुश्किल सवाल पूछने का फैसला किया। कुणाल मित्तल यहां आ रहे हैं, वह तुमसे मिलना चाहते हैं। अगर तुम सच में करीना हो तो मुझे कोई एक ऐसी बात बताओ जो सिर्फ तुम और कुणाल जानते हो। कोई कोड वर्ड, कोई वादा, कोई राज। उर्मिला ने एक गहरी सांस ली और डीएम अंजलि के कान के पास झुककर धीरे से कुछ फुसफुसाया। वह शब्द सुनते ही अंजलि सिंह, जो हमेशा अपनी भावनाओं पर काबू रखती थीं, उनकी आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। उन्होंने अविश्वास में उर्मिला की तरफ देखा। बच्ची ने जो कहा था वह कोई सामान्य राज नहीं था, वह एक ऐसा शब्द था जो कुणाल मित्तल के अतीत के सबसे काले अध्याय से जुड़ा हो सकता था। ठीक उसी समय बाहर गाड़ियों का एक और बड़ा काफिला आकर रुका। इस बार काली मर्सिडीज और रेंज रोवर्स थीं। दरवाजा खुला और उसमें से एक लंबा रौबदार आदमी उतरा। घनी मूंछें, चेहरे पर वही तिल और आंखों में एक असीम दर्द और संदेह लिए हुए। कुणाल मित्तल अपनी सच्चाई का सामना करने के लिए उस धूल भरी दहलीज पर आ चुके थे। माहौल में एक अजीब सी खामोशी और तनाव घुल गया था। असली परीक्षा अब शुरू होने वाली थी। कुणाल मित्तल जब घर के अंदर दाखिल हुए तो समय जैसे थम गया। अरबों डॉलर का साम्राज्य चलाने वाला वह आदमी, जिसके एक इशारे पर बाजार गिरते और उठते थे, आज एक 8 साल की बच्ची के सामने निहत्था खड़ा था। उर्मिला ने जैसे ही कुणाल को देखा, वह अपनी जगह से उठी। उसकी आंखों में आंसू भर आए, लेकिन वह रोई नहीं। उसने आगे बढ़कर कुणाल के पैर छुए, ठीक वैसे ही जैसे एक पारंपरिक भारतीय पत्नी अपने पति का अभिवादन करती है। आप देर से आए, उसने सिसकी भरी आवाज में कहा। मैंने आपका बहुत इंतजार किया। कुणाल पत्थर की मूर्ति बने खड़े रहे। उनके साथ आए सुरक्षा गार्ड, वकील और उनकी दूसरी पत्नी सोनिया, जो एक मशहूर मॉडल थीं, इस दृश्य को अविश्वास से देख रहे थे। सोनिया के चेहरे पर घृणा और उपहास का भाव साफ दिख रहा था। डीएम अंजलि सिंह ने माहौल को नियंत्रित किया। मिस्टर मित्तल, यह उर्मिला है। यह दावा करती है कि यह आपकी स्वर्गीय पत्नी करीना है। कुणाल ने झुकी नजरों से बच्ची को देखा। यह असंभव है। करीना को गए हुए 9 साल हो गए। उसकी आवाज में दर्द था, लेकिन विश्वास नहीं। अंजलि ने कहा, यह बच्ची आपके और करीना के बीच की कुछ बेहद निजी बातें जानती है मिस्टर मित्तल। इसने आपके अनाथालय में मिलने से लेकर कंपनी के गुप्त शेयर होल्डिंग पैटर्न तक सब कुछ बताया है। सोनिया बीच में बोल पड़ी, यह बकवास है। जरूर किसी ने इस बच्ची को सिखा पढ़ाकर भेजा है ताकि यह मित्तल परिवार की दौलत हड़प सके। उर्मिला ने सोनिया की तरफ एक तीखी नजर से देखा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? जब मैं और कुणाल सड़कों पर सोकर अपनी कंपनी के सपने बुन रहे थे, तब तुम कहां थीं? तुम इस साम्राज्य की सिर्फ वारिस हो, इसकी निर्माता नहीं। उसकी आवाज में इतना अधिकार था कि सोनिया एक पल के लिए सहम गई। कुणाल ने हाथ उठाकर सोनिया को चुप कराया। उसने उर्मिला से कहा, अगर तुम करीना हो तो मुझे वह चाबी दो। यह एक अप्रत्याशित सवाल था। अंजलि सिंह भी चौंक गईं। कैसी चाबी मिस्टर मित्तल? कुणाल ने उर्मिला की आंखों में सीधे झांकते हुए कहा, हमारे सपनों की चाबी। वह कोड जिसे हमने अपनी पहली वर्कशॉप के दरवाजे पर खुरच कर लिखा था। वह कोड जो हमारी हर सफलता का पासवर्ड बना। वह कोड जो सिर्फ मैं और करीना जानते थे। पूरे घर में सन्नाटा छा गया। यह अंतिम परीक्षा थी। अगर बच्ची यह नहीं बता पाई तो यह खेल यहीं खत्म हो जाता। उर्मिला मुस्कुराई, एक ऐसी मुस्कान जिसमें दर्द और यादें छिपी थीं। उसने अपनी छोटी सी उंगली से हवा में कुछ अक्षर बनाए। के के एक साथ कुणाल मित्तल के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। उनकी आंखों से आंसू बह निकले। के एक साथ कुणाल से करीना तक 17, हमारी पहली मुलाकात की तारीख। यह सिर्फ एक कोड नहीं था, यह उनकी पूरी जिंदगी का सार था। वह वहीं जमीन पर बैठ गए और एक बच्चे की तरह रोने लगे। लेकिन कहानी में असली मोड़ अब आना बाकी था। डीएम अंजलि सिंह ने माहौल को थोड़ा शांत होने दिया। फिर अपना त्रुप का पत्ता चला। उन्होंने कुणाल की तरफ मुड़कर कहा, मिस्टर मित्तल, इस बच्ची ने मुझे एक और बात बताई है। इसने मुझे ऑपरेशन फोनिक्स के बारे में बताया है। ऑपरेशन फोनिक्स का नाम सुनते ही कुणाल मित्तल का रोना बंद हो गया। उनके चेहरे का रंग उड़ गया। उनके वकील ने तुरंत आपत्ति जताई। मैडम, आप इस तरह मेरे क्लाइंट से। अंजलि ने उसे हाथ के इशारे से रोक दिया। यह बच्ची दावा करती है कि मित्तल मोटर्स की शुरुआती फंडिंग ऑपरेशन फोनिक्स से हुई थी। यह भी दावा करती है कि यह एक गैर कानूनी हवाला ट्रांजैक्शन था, जिसे दुबई के एक डॉन अल जब्बार के साथ किया गया था। और सबसे बड़ी बात, यह दावा करती है कि इस सौदे का एकमात्र सबूत एक लाल डायरी करीना मित्तल ने कहीं छिपा दी थी। अब घर में मौजूद हर व्यक्ति स्तब्ध था।
यह पुनर्जन्म की कहानी से कहीं आगे निकलकर एक बहुत बड़े कॉरपोरेट और अंडरवर्ल्ड अपराध का मामला बन चुका था। कुणाल मित्तल, जो अब तक एक पीड़ित पति लग रहे थे, अब एक संदिग्ध के कटघरे में खड़े थे। उर्मिला ने आगे बढ़कर कहा, वह डायरी मैंने अपने बेडरूम में हमारी शादी की तस्वीर के पीछे बनी तिजोरी में रखी थी। उस तिजोरी का पासवर्ड है वीर, हमारे बेटे का नाम। सोनिया चिल्लाई, यह झूठ है, उस कमरे में कोई तिजोरी नहीं है। मैं पिछले 7 सालों से उस कमरे में रह रही हूं। अंजलि सिंह ने कुणाल की आंखों में देखा। मिस्टर मित्तल, क्या आपके बेडरूम में तस्वीर के पीछे कोई तिजोरी है? कुणाल का चेहरा पसीने से भीग गया था। उन्होंने न में सिर हिलाया, लेकिन उनकी आंखें उनका साथ नहीं दे रही थीं। अंजलि सिंह ने उठते हुए कहा, ठीक है, तो फिर अब यह जांच बिहार के इस छोटे से गांव से निकलकर मुंबई के आपके आलीशान महल तक जाएगी। मेरी टीम कल मुंबई पहुंचेगी। हम उस दीवार को तोड़कर भी देखेंगे, अगर जरूरत पड़ी तो। यह एक सीधी चुनौती थी। अंजलि सिंह ने मित्तल को कोई मौका नहीं दिया। अब यह केस सिर्फ एक बच्ची की यादों का नहीं था, बल्कि एक अरबपति के साम्राज्य की काली सच्चाई का था। और उस सच्चाई का ताला खोलने की चाबी, यानी वह लाल डायरी, मुंबई के मित्तल मैंशन में कहीं बंद थी, या शायद नहीं। हो सकता है कि यह भी बच्ची की कल्पना का एक और हिस्सा हो। लेकिन एक बात तय थी, इस खेल में अब कई बड़े खिलाड़ी शामिल हो चुके थे, और किसी को नहीं पता था कि मुंबई पहुंचने पर उन्हें एक छिपी हुई तिजोरी मिलेगी या एक बहुत बड़ा धोखा। अगले दिन मुंबई का आसमान भी जैसे किसी बड़े तूफान की आशंका में घिरा हुआ था। डीएम अंजलि सिंह अपनी टीम के साथ मित्तल मैंशन के बाहर खड़ी थीं, जो किसी महल से कम नहीं था। अंदर कुणाल मित्तल, उनकी पत्नी सोनिया और वकीलों की एक पूरी फौज मौजूद थी। माहौल में तनाव इतना था कि उसे चाकू से काटा जा सकता था। उर्मिला अपने माता पिता के साथ एक अलग गाड़ी में आई थी। जैसे ही उसने उस विशाल घर में कदम रखा, वह एक पल के लिए रुकी। उसकी आंखों के सामने जैसे 9 साल पुराना एक पूरा सिनेमा चल पड़ा। सब कुछ बदल दिया है। वह धीरे से बुदबुदाई, मेरा लगाया हुआ ऑर्किड का बगीचा कहाँ है? सोनिया ने ताना मारा, उसे हटाकर मैंने वहां एक स्विमिंग पूल बनवा दिया। पुरानी और बेकार चीजों को घर में रखने का मुझे शौक नहीं है। उर्मिला ने उसे नजरअंदाज किया और सीधे उस कमरे की तरफ चल पड़ी जिसे वह अपना बेडरूम बता रही थी। वह घर के कोने कोने से ऐसे वाकिफ थी जैसे कल ही यहां से गई हो। वह बिना किसी से पूछे सीधे उस कमरे में पहुंची। कमरा बेहद आलीशान था, लेकिन उसकी सजावट मॉडर्न और बेजान लग रही थी। दीवार पर कुणाल और सोनिया की एक बड़ी सी तस्वीर लगी थी। यह नहीं, उर्मिला ने कहा, यहां मेरी और कुणाल की तस्वीर थी, हमारी शादी की। अंजलि ने कुणाल की ओर देखा। कुणाल ने स्वीकारोक्ति में सिर झुका लिया। इसी तस्वीर के पीछे उर्मिला ने दीवार पर एक खास जगह पर हाथ रखते हुए कहा। फोरेंसिक टीम ने आधुनिक उपकरणों से दीवार की जांच की। कुछ ही मिनटों में उनके स्कैनर ने एक बीप की आवाज दी। दीवार के प्लास्टर के नीचे ठीक उसी जगह पर धातु का एक चौकोर ढांचा मौजूद था। सोनिया का चेहरा सफेद पड़ गया। कुणाल की सांसें तेज हो गईं। कारीगरों को बुलाया गया और सावधानी से प्लास्टर हटाया गया। कुछ ही देर में एक अत्याधुनिक डिजिटल तिजोरी सामने थी। पूरा कमरा स्तब्ध था। एक ऐसी तिजोरी जिसके बारे में घर की मौजूदा मालकिन को भी पता नहीं था। अंजलि ने उर्मिला की ओर देखते हुए कहा, इसका पासवर्ड। उर्मिला आगे बढ़ी और कांपते हाथों से कीपैड पर टाइप किया, VEEER। एक क्लिक की आवाज के साथ तिजोरी का दरवाजा खुल गया। अंदर मखमल पर रखी सिर्फ एक चीज थी, एक लाल रंग की पुरानी डायरी। जैसे ही अंजलि सिंह ने उस डायरी को उठाने के लिए हाथ बढ़ाया, कहानी में एक और भयावह मोड़ आ गया। कुणाल मित्तल ने अचानक अपनी जेब से एक छोटी सी पिस्तौल निकाली और अंजलि की कनपटी पर लगा दी। कोई अपनी जगह से नहीं हिलेगा, वह चिल्लाया, यह डायरी कहीं नहीं जाएगी। कमरे में हाहाकार मच गया। सुरक्षा गार्ड हरकत में आते उससे पहले ही कुणाल अंजलि को घसीटते हुए पीछे हटने लगा। मैंने यह सब खत्म कर दिया था। तुम सबने मिलकर मेरे अतीत को फिर से क्यों खोद निकाला? उसका चेहरा पागलपन और डर से विकृत हो रहा था। कुणाल, यह तुम क्या कर रहे हो? उर्मिला ने चीख कर कहा, तुम एक पुलिस ऑफिसर को बंधक नहीं बना सकते। चुप रहो, कुणाल गरजा। तुम करीना नहीं हो, तुम कोई बहुरूपिया हो जिसे मेरे दुश्मनों ने भेजा है। करीना मर चुकी है और उसका राज भी उसी के साथ दफन हो चुका है। अंजलि सिंह मौत के मुंह में होते हुए भी शांत थीं। उन्होंने कहा, राज कभी दफन नहीं होते मित्तल, और तुम्हारी यह हरकत साबित कर रही है कि इस डायरी में कुछ तो ऐसा है जिसके लिए तुम किसी की जान भी ले सकते हो। क्या यही वजह थी कि करीना को भी मरना पड़ा? यह सवाल तीर की तरह कुणाल को लगा। मैंने करीना को नहीं मारा, वह एक हादसा था।
अंजलि ने तो फिर तुम डर क्यों रहे हो पूछा। ठीक इसी समय सोनिया, जो अब तक कोने में डरी सहमी खड़ी थी, अचानक से हंसने लगी। एक अजीब डरावनी हंसी। सबने उसकी तरफ देखा। हादसा? वह बोली। नहीं, वह हादसा नहीं था, वह एक जरूरी कदम था। उसने अपने पर्स से एक छोटा सा सिरिंज निकाला। हां, मैंने दिया था उसे पेनिसिलिन का इंजेक्शन। वह उस लाल डायरी के दम पर कुणाल को ब्लैकमेल कर रही थी। वह इस पूरे साम्राज्य को दान करना चाहती थी। कहती थी कि यह पाप की कमाई है। मैंने और कुणाल ने मिलकर यह सब बनाया है और मैं किसी मरी हुई आत्मा को इसे बर्बाद नहीं करने दे सकती। यह एक चौंकाने वाला कबूलनामा था। हत्यारा कोई बाहरी नहीं, बल्कि घर का ही सदस्य था। कुणाल ने अविश्वास में सोनिया की तरफ देखा। तुमने यह क्या कह दिया? सच कह दिया जान। अब इन सबको भी हमेशा के लिए चुप कराना होगा। सोनिया ने वह सिरिंज अपनी कलाई में लगाने की कोशिश की, शायद आत्महत्या करने के लिए, लेकिन तभी एक गोली चली। गोली सोनिया के हाथ पर लगी और सिरिंज दूर जा गिरी। गोली चलाने वाला कोई और नहीं, बल्कि अंजलि सिंह का डिप्टी था, जो चुपके से कमरे में अपनी पोजीशन ले चुका था। कुणाल का ध्यान एक पल के लिए भटका और यही अंजलि के लिए काफी था। उन्होंने कुणाल की पकड़ से खुद को छुड़ाया और उसे जमीन पर गिरा दिया। कुछ ही सेकंड में कुणाल और सोनिया दोनों पुलिस की गिरफ्त में थे। केस सुलझ चुका था। हत्यारा पकड़ा गया था। पुनर्जन्म की कहानी ने एक बड़े अपराध का पर्दाफाश कर दिया था, लेकिन एक सवाल अभी भी बाकी था। अंजलि सिंह ने वह लाल डायरी उठाई और उसे खोला। पहले पन्ने पर जो लिखा था उसे पढ़कर उनके भी होश उड़ गए। डायरी में लिखा था, मेरा नाम करीना मित्तल है और मैं जानती हूं कि मेरी मौत होने वाली है, लेकिन यह कहानी सिर्फ मेरी या कुणाल की नहीं है। यह ऑपरेशन फोनिक्स से भी बड़ी एक साजिश का हिस्सा है। इस खेल में असली खिलाड़ी कोई और है। कुणाल तो सिर्फ एक मोहरा है, असली मास्टरमाइंड तो। और उसके बाद के पन्ने फटे हुए थे। कहानी खत्म नहीं हुई थी। यह तो बस शुरुआत थी। एक बड़े रहस्य का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा सामने आया था। असली मास्टरमाइंड अभी भी बाहर था और शायद वह सब कुछ देख रहा था। उर्मिला ने सिर्फ एक पर्दा उठाया था, लेकिन उसके पीछे अभी कई और पर्दे छिपे हुए थे। डायरी के फटे हुए पन्ने एक अनसुलझी पहेली छोड़ गए थे। कुणाल मित्तल और सोनिया सलाखों के पीछे थे, लेकिन डीएम अंजलि सिंह जानती थीं कि असली खिलाड़ी अभी भी आजाद है। कुणाल ने पूछताछ में कबूल किया कि ऑपरेशन फोनिक्स के पीछे एक बहुत बड़ा सिंडिकेट है, जिसका सरगना एक रहस्यमयी व्यक्ति है जिसे वे सिर्फ गुरुजी के नाम से जानते हैं। यही गुरुजी देश के कई बड़े उद्योगपतियों को गैर कानूनी फंडिंग मुहैया कराता था और बदले में उनकी कंपनियों पर नियंत्रण रखता था। करीना को इस सिंडिकेट के बारे में पता चल गया था और वह इसे बेनकाब करने वाली थी, इसीलिए उसे रास्ते से हटा दिया गया। यह केस अब सिर्फ एक पुनर्जन्म या हत्या का नहीं, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला बन चुका था। अंजलि सिंह को इस केस से हटाकर इसे सीबीआई को सौंप दिया गया, लेकिन अंजलि इस कहानी को अधूरा नहीं छोड़ सकती थीं, खासकर उर्मिला के लिए। इस पूरे घटनाक्रम का उर्मिला पर गहरा असर पड़ा। वह अब शांत और गुमसुम रहने लगी थी। एक तरफ करीना की यादें थीं, धोखा, हत्या और एक अधूरा मिशन। दूसरी तरफ उर्मिला की जिंदगी थी, उसके गरीब माँ बाप का प्यार और एक मासूम बचपन जो कहीं खो गया था। वह दो दुनियाओं, दो पहचानों के बीच फंसी हुई थी। एक दिन अंजलि सिंह बिना अपनी वर्दी के एक आम इंसान की तरह उससे मिलने गांव आई। वह उर्मिला को पास की नदी के किनारे ले गई। अंजलि ने पूछा, क्या तुम अब भी मुंबई वापस जाना चाहती हो? उर्मिला ने कुछ देर शांत पानी को देखा और फिर कहा, करीना जाना चाहती है, लेकिन उर्मिला नहीं। करीना का बदला पूरा हो गया, उसका सच सामने आ गया, लेकिन अब उसे शांति चाहिए। उसने अपनी जेब से एक मुड़ा हुआ कागज निकाला। यह डायरी का आखिरी फटा हुआ पन्ना है। यह तिजोरी में डायरी के नीचे फंसा रह गया था। मैंने इसे तब उठा लिया था जब सब लोग अफरा तफरी में थे। अंजलि ने कांपते हाथों से कागज लिया। उस पर गुरुजी का असली नाम लिखा था। वह नाम पढ़कर अंजलि सन्न रह गई। वह देश का एक बहुत बड़ा और सम्मानित राजनेता था, जिसकी पहुंच सत्ता के उच्चतम गलियारों तक थी। अब अंजलि समझ गई कि इस केस को सीबीआई को क्यों सौंपा गया था, ताकि इसे हमेशा के लिए दफनाया जा सके। अंजलि ने पूछा, तुम यह मुझे क्यों दे रही हो? क्योंकि करीना का काम खत्म हो गया है, पर डीएम अंजलि सिंह का नहीं। उर्मिला ने एक परिपक्व मुस्कान के साथ कहा, अब यह आपकी लड़ाई है। उस एक पल में अंजलि को उस 8 साल की बच्ची में एक असाधारण आत्मा दिखाई दी।
उसने वह कागज अपनी जेब में रख लिया। मैं वादा करती हूं, यह लड़ाई अपने अंजाम तक पहुंचेगी। मित्तल मोटर्स के साम्राज्य का भविष्य अधर में था। कोर्ट के आदेश पर करीना के 50% शेयर, जिनकी कीमत खरबों में थी, एक ट्रस्ट में डाल दिए गए, जिसकी एकमात्र वारिस उर्मिला थी, लेकिन वह उस संपत्ति को अपने 21वें जन्मदिन पर ही छू सकती थी। कुछ महीने बीत गए। गांव में सब कुछ धीरे धीरे सामान्य हो रहा था। उर्मिला ने अब अंग्रेजी बोलना और बड़ी बड़ी बातें करना लगभग बंद कर दिया था। वह फिर से गांव के बच्चों के साथ खेलती, अपनी मां की मदद करती और स्कूल जाती। ऐसा लगता था जैसे करीना की आत्मा को आखिरकार मुक्ति मिल गई थी और अब सिर्फ उर्मिला बाकी थी। उसके 10वें जन्मदिन पर उसके पास एक पार्सल आया। भेजने वाले का नाम नहीं था। उसने उसे खोला। अंदर एक खूबसूरत ऑर्किड का पौधा था और एक छोटा सा कार्ड। कार्ड पर लिखा था, तुम्हारे हिस्से का आसमान अभी बाकी है, अपनी जिंदगी जियो, एक दोस्त। उर्मिला समझ गई कि यह अंजलि सिंह ने भेजा है। कहानी का अंत किसी नाटकीय मोड़ पर नहीं हुआ। गुरुजी को कभी आधिकारिक तौर पर सजा नहीं मिली, लेकिन कुछ महीनों बाद एक रहस्यमयी विमान दुर्घटना में उसकी मौत की खबर आई। अंजलि सिंह का तबादला दिल्ली में एक बहुत महत्वपूर्ण पद पर हो गया था। उर्मिला बड़ी हुई। उसने अपनी पढ़ाई पूरी की। 21 साल की उम्र में जब उसे खरबों की संपत्ति मिली तो उसने सबको चौंकाते हुए उस पूरी दौलत से करीना मित्तल फाउंडेशन की स्थापना की, जो देश भर के अनाथ बच्चों की शिक्षा और भविष्य के लिए काम करता था। उसने अपने लिए कुछ नहीं रखा। वह कभी मुंबई वापस नहीं गई। उसने अपने असली माँ बाप राम भरोस और शांति के साथ गांव में ही एक साधारण लेकिन खुशहाल जिंदगी बिताने का फैसला किया। वह एक शिक्षिका बन गई और गांव के बच्चों को पढ़ाने लगी। कभी कभी जब वह रात में आसमान के तारों को देखती तो उसे लगता कि कहीं दूर से करीना उसे देखकर मुस्कुरा रही है। वह दोनों थी और दोनों में से कोई भी नहीं। वह उर्मिला थी, एक ऐसी लड़की जिसने 2 जिंदगियां जी, एक अतीत का बोझ उतारा और एक बेहतर भविष्य की नींव रखी। उसकी कहानी पुनर्जन्म की एक अनसुनी दास्तां बन गई, जो सबूतों और विज्ञान से परे विश्वास, कर्म और अंततः मुक्ति की कहानी थी।